हेलो ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जून 23 के क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसके आंसर में सबसे पहले आपको इनहेरिटेंस का डेफिनेशन राइट करना है। उसके बाद इसको एक डायग्राम से जरूर आप समझाओगे। जैसे सपोज करो एक क्लास ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, इसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलेंगे, और इस क्लास के हेल्प से आपने एक नया क्लास बनाया, इसको हम लोग चाइल्ड क्लास बोलेंगे, राइट। इसको कई नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग सब क्लास भी कहते हैं। पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी कहा जाता है, सुपर क्लास भी कहा जाता है। ओके, तो देखो ये इनहेरिटेंस का मेन पर्पस होता है कि जो ये पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उसको बी के अंदर आप डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, मेन पर्पस है डिराइव प्रॉपर्टीज एंड मेथड, मींस जो वेरिएबल्स या जो फंक्शंस आपने यहाँ पे पेरेंट क्लास में बनाए होंगे उसको बी के अंदर डिराइव कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो बी के ऑब्जेक्ट है उसके हेल्प से आप ए के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप डेफिनेशन लिखिए और इसको आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसके डिफरेंट टाइप्स आपको बताना है। तो देखो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, आप स्ट्रक्चर याद रखो और इसको फिर आप अपने लिटरेचर में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जिस इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास हो, यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इसमें ये आपका बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, तो एक सिंगल पेरेंट क्लास के हेल्प से जब इनहेरिटेंस किया जाए तो इसको हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आप इस तरह से डायग्राम आप बना दो एग्जाम में और फिर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये यहाँ पे बेस क्लास है और बी जो डिराइव क्लास है यानी चाइल्ड क्लास है वो सिर्फ सिंगल बेस क्लास से कॉल किया गया है, डिराइव किया गया है, इसीलिए इसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। कर लोगे आप लोग? मीन्स क्लास बी is a child class that is derived from a single base class, that's why it is called सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो इस तरह से डायग्राम के हेल्प से आप डिफाइन करोगे तो आप इजिली कर सकते हो। ओके, इसी तरह आप देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस में यहाँ पर दो बेस क्लासेस बने होंगे पहले से, यानी मैंने यहाँ मान लिया ए और बी ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। अब एक नया क्लास आप बनाओगे सी, तो इस सी के अंदर आप ए और बी दोनों के मेंबर को आप डिराइव करोगे। इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मींस अ चाइल्ड क्लास is derived from more than one base class is called मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें दो बेस क्लास है, दोनों से डिराइव किया गया। यस, दो से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे सपोज करो एक और क्लास है डी, इससे भी आपने डिराइव किया है, ऐसा हो सकता है। ये भी क्या कहलाएगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो इस तरह से आप एक डायग्राम बना के और फिर उसको लिटरेचर से आप समझा सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। इसमें होता है जैसे देखो एक क्लास आपका ये पेरेंट क्लास है यानी बेस क्लास है, इसके हेल्प से आपने बी को डिराइव किया और बी को डिराइव किया है सी के अंडर। यानी देखो सी डिराइव किया है बी से और बी डिराइव किया है किससे? ए से। तो इस तरह से ये जो लेवल बनते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल। आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? यहाँ पर क्लास सी इज डिराइव फ्रॉम बी एंड क्लास बी इज डिराइव फ्रॉम ए। तो ये जो हायरार्की है, ये जो सीक्वेंस है, इसी को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से डायग्राम बना के। ओके, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए एक क्लास आपका ये है, इस क्लास को आपने यहाँ पर बी के अंदर कॉल किया है और फिर सी के अंदर डिराइव किया है। कॉल का मतलब आपको डिराइव समझना है, यानी क्लास बी के अंदर ए को डिराइव किया है और सी को भी ए से डिराइव किया हुआ है, यानी ए के मेंबर बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है। ऐसा भी हो सकता है, इसको फर्दर और भी इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो किसी क्लास में। तो यही कहलाता है आपका हायरार्किकल लेवल, यानी एक सिंगल बेस क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास, फिर इसके भी मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। इसको आपको डायग्राम बनाना है और इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड क्लास। हाइब्रिड क्लास एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें देखो जैसे मैंने मान लो बी और सी क्लास है, इसको मैंने एक ही क्लास में डिराइव कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्लास का मेंबर बी के अंडर भी है और एक क्लास का मेंबर सी के अंडर भी है, और इसको आपने डी क्लास में फिर से डिराइव कर लिया है। तो ये बन जाता है आपका हाइब्रिड, यानी इस सिचुएशन को हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस के नाम से कहते हैं। तो ये सब एक्सप्लेन करो, डायग्राम बनाओ और इसको एक्सप्लेन करो। क्लास डी इज डिराइव फ्रॉम बी एंड सी एंड क्लास बी एंड सी इज डिराइव फ्रॉम ए। दिस प्रोसेस या दिस सीक्वेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन में आपको एक्सेप्शन का डेफिनेशन राइट करना है, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है ये बताना है, और साथ में एग्जांपल भी आपको राइट करना है।
एग्जाम्पल का मतलब है यहाँ पे प्रोग्राम राइट करना चाहिए, सिंपल आप थ्योरी लिख के आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन राइट कर दिया है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक एबनॉर्मल कंडीशन या सिचुएशन होता है और ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, यानी जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो तब ये अकर होता है और इसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्या होता है? हॉल्ट हो जाता है, यानी प्रोग्राम आपका रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो लॉजिक लिखा है वो गलत है, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, बट किसी स्पेशल कंडीशन में या स्पेशल सिचुएशन में वो लॉजिक काम नहीं करता है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर c इक्वल a डिवाइड बाई b, ये वाला लॉजिक मैंने अपने प्रोग्राम में राइट किया हुआ है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आप ये हर तरह के डिवीजन को कैलकुलेट करेगा और c में स्टोर करेगा। लेकिन जब v की वैल्यू आप 0 पास कर देते हो तो उस केस में ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। तो इसी सिचुएशन को हम लोग एक्सेप्शन या एक्सेप्शन एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी ये लॉजिक बिल्कुल सही है, बट कुछ केसेस में ये लॉजिक आपका वर्क नहीं करता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन एरर के नाम से जानते हैं। अब एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है? एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए 3 कीवर्ड्स दिया हुआ है, आप इसको राइट कर सकते हो। इसका जो दूसरा पार्ट है ये मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको ये राइट करना है कि 3 कीवर्ड्स है इसको हैंडल करने के लिए, ट्राई और एक थ्रो एंड एक आपका कैच, यानी ये 3 कीवर्ड यूज किया गया है। इसके हेल्प से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ट्राई के अंदर क्या होता है? ट्राई के अंदर आप वो कोड स्टेटमेंट राइट करते हो जिसमें आपको लगता है कि कोई एरर या एक्सेप्शन एरर हो सकता है, तो उसको आप इसी ट्राई ब्लॉक के अंदर इनक्लोज करोगे, यानी ट्राई ब्लॉक इनक्लोज ऑल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दैट में कंटेन एन एक्सेप्शन एरर, यानी जिसमें भी प्रोग्रामर को लगता है कि इस सेगमेंट में, इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन हो सकता है, उन सबको ट्राई के अंदर क्लोज करो। ठीक है, उसके बाद थ्रो का क्या यूज है? थ्रो का मेन पर्पस है कि जैसे ही एरर डिटेक्ट होता है तो ये उस वेरिएबल को यानी एक्सेप्शन को थ्रो आउट करता है, यानी ट्राई ब्लॉक से बाहर थ्रो करने के लिए थ्रो कीवर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पर कोई भी जिस एक्सेप्शन की जिस वेरिएबल की वजह से एक्सेप्शन आया है उस वेरिएबल को यहाँ पे राइट कर सकते हो, यानी थ्रो बी, यानी बी को ये थ्रो आउट करेगा। ओके, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर ज्यादा समझ में आएगा। कैश का मतलब है, कैश में इसमें कैश के अंदर ये आपको स्पेसिफाई करना होता है, यानी आप लिख सकते हो टाइप ऑफ एक्सेप्शन, यानी इसके अंदर हमें ये डिफाइन करना होता है कि किस टाइप का ये एक्सेप्शन होगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके 3 कीवर्ड है, ट्राई, थ्रो एंड कैच, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, फिर आप तीनों कीवर्ड्स को और ज्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाओगे, फिर आप उसको लिटरेचर में राइट कर देना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप मैं यही डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन बताता हूँ, सी प्लस प्लस में बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। तो इसमें सबसे पहले आप मेन फंक्शन, यस मेन का जो फॉर्मेट आप लोग यूज करते हो उसको आप लोग फॉलो करोगे। मेरा मेन फोकस है यहाँ बताने का एक्सेप्शन। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर ए बी सी, और यहाँ आप यूजर से इनपुट करवा लो, सिंपल एंटर एंटर नंबर। ठीक है, और यहाँ मैंने एक साथ मैं एंटर करवा लेता हूँ ए एंड बी। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए, तो ये नंबर मैंने एंटर करवा लिया। अब देखो मैं इसको डिवीजन करने वाला हूँ, c इक्वल a डिवाइड बाई b। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉर्मल केसेस में ये बिल्कुल सही काम करेगा, बट b की वैल्यू जब 0 होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले सेक्शन में एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैं इसको ट्राई के अंदर इस तरह से क्लोज कर लूंगा। ओके, और मैंने यहाँ कंडीशन डाल चेक कर लिया है, इफ b इक्वल्स टू 0, यानी b की वैल्यू यदि 0 हो तो ये थ्रो मैंने कर दिया यहाँ पर थ्रो b, यानी b की वजह से एक्सेप्शन आ रहा है, इसको मैंने थ्रो आउट कर दिया, थ्रो b, यस। और अदरवाइज यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल इसको आप प्रिंट कर लो, यानी यहाँ सिंपल इसको मैसेज प्रिंट कर लीजिए, रिजल्ट इक्वल्स टू, ये फॉर्मेट है, जैसे मर्जी आप प्रिंट कर लो। यहाँ पर सी को प्रिंट कर लिया। ओके, अब देखो ये जो ट्राई ब्लॉक है ये यहाँ पे आप क्लोज करोगे। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, ट्राई ब्लॉक आपने क्लोज कर लिया। अब ट्राई ब्लॉक क्लोज करने के बाद इसके नीचे यहाँ पे आपको राइट करना है, ये देखना कैच, और इस कैच के अंदर आप यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन करोगे। कौन सा डेटा टाइप? जो आपने थ्रो आउट किया है। क्या थ्रो आउट कर रहे हो? थ्रो आउट कर रहे हो यहाँ पर आप इंटीजर, बी की वजह से, तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पर डेटा टाइप क्या यूज किया है, इंटीजर। आप चाहो तो यहाँ पर कोई एक वेरिएबल एक्सेप्शन के लिए डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप विदाउट वेरिएबल भी आप इसको लिख सकते हो, बट यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना है। मैंने बताया था कि जो कैच स्टेटमेंट होता है वो डेटा टाइप को डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो ये आपको यहाँ पर जो एक्सेप्शन
का जो टाइप होगा वो यहाँ पर डिफाइन कर देना चाहिए सिंपल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीजर। अब इसके अंडर आपको मैसेज राइट कर दो यहाँ पर, ये सी आउट, और जो मैसेज आप यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, वी कैन नॉट बी जीरो, ये ऐसा मैसेज मैंने लिखा हुआ गया। ठीक है, आप चाहते हो ई को प्रिंट करें तो आप ई को प्रिंट करोगे, तो ई का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शनल है, नहीं भी कर सकते आप। ठीक, तो ये देखिए कैच को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, उसके बाद आप मेन को क्लोज करोगे। यस, मेन क्लोज करने से पहले अभी मैं पूछना कि रिटर्न नहीं लगाया आपने, वो आप लोग नॉर्मल फॉर्मेट आप याद रखिए। मेरा मेन टास्क है कि मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन को समझा दिया है। ओके, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको स्टेटमेंट यूज करना है, इसके अंदर जो वेरिएबल में एक्सेप्शन है उसको थ्रो कर लिया और यहाँ पे कैच कर लिया, यानी उस बी का डेटा टाइप क्या है वो आप यहाँ डिफाइन करोगे और यहाँ पे एरर मैसेज राइट करोगे। अभी देखो काम कैसे करता है, जैसे मान लो आपने ए की वैल्यू यहाँ पे सपोज किसी ने 5 पास किया है, b इक्वल टू 2 पास किया है, नो प्रॉब्लम, ये क्या आंसर प्रिंट करेगा, देखो इंटीजर लिया है तो ये अभी c में क्या स्टोर करेगा, 2। यस, यदि आपने यहाँ पर 50 पास किया है, यहाँ पर 2, तो क्या एंटर करेगा, सी के अंदर क्या स्टोर होगा, 25 होगा। ठीक है, ये तो सिंपल केस में ये काम करेगा। लेकिन जब v की वैल्यू आप 0 डाल दोगे तो ये क्या होगा, एक्सेप्शन अकर होगा। एक्सेप्शन अकर होते ही थ्रो आउट हो जाएगा b, और कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। यानी ये वाला मैसेज कब प्रिंट होगा, जब एक्सेप्शन आएगा तभी ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज नॉर्मली ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, यानी डिवाइड करके और सी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये एक्सेप्शन वाला मैसेज कब आएगा, जब बी की वैल्यू 0 होगा। तो देखो इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ये मैंने बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम मैंने आपको राइट कर दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपके एग्जाम के लिए, कई बार थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है, कई बार आपसे प्रोग्राम पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने तीनों चीज बता दिया, थ्योरी भी है, कैसे हैंडल करते हैं भी बता दिया, और फिर आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा देना चाहिए। ठीक है, यस यस यस, आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आपको यूज करना है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो मेन का फॉर्मेट है वो आप बिल्कुल याद रखो, मैंने बाकी के कोडिंग किया है, बाकी फॉर्मेट आप लोग याद रखिए। ठीक है, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए। हेडर फाइल भी यस लिखना पड़ेगा, हेडर फाइल भी आप लिखो। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिफाइन करना है और उसके कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे राइट करना है। कोई प्रोग्राम राइट करने की जरूरत नहीं है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, इसका आंसर ये क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है आप सबको, कंपाइल टाइम है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये एक वे हमें प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से किसी भी ऑपरेटर का कुछ स्पेशल मीनिंग आप डिफाइन कर देते हो। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई नया ऑपरेटर डिफाइन करने जा रहा हूँ। मीन्स जैसे मान लीजिए कि ये प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, ये दो इंटीजर का सम कर रहा है, 5 प्लस 2 यानी कि 7 प्रिंट होगा। अब मैंने इसी को ये डिफाइन कर दिया, यहाँ पर a प्लस बी मैं पास करूँ और इसका भी सम ये इस तरह से शो करे, a और b। तो देखो इसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मीन्स यहाँ जो मैंने प्लस इंटीजर के ऊपर अप्लाई किया, जो बाय डिफॉल्ट इसका यूज किया जाता है, इसी का मैंने एक स्पेशल मीनिंग यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ये प्लस है वो कैरेक्टर के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर भी प्रिंट हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पर राम प्लस श्याम आपने इनपुट कर दिया, तो ये क्या प्रिंट होना चाहिए, राम और श्याम, ऐसा मैंने कर दिया है। तो इसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मीन्स यहाँ पर हमने कोई स्पेशल मीनिंग डिफाइन किया है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं कर दिया। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस का कुछ और मीनिंग हो जाए, ऐसा आपको डिफाइन नहीं कर सकते आप। ओके, तो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है, यानी जितने ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, उस ऑपरेटर्स को आप स्पेशल मीनिंग के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है अनदर फॉर्म में इस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या फॉर्म है इसका, इंटीजर के साथ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या आपने देखा कैरेक्टर के साथ अप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या देखा आपने स्ट्रिंग के साथ अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से मैंने प्लस का फॉर्म बदल दिया, यानी इसके डिफरेंट फॉर्म में हमने इसका यूज कर लिया। ये कहलाता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब इसका देखो मेन पर्पस क्या है, एडवांटेज के फॉर्म में यहाँ पे राइट किया हुआ है। ये आप कंपाइल टाइम, जैसा कि आपको पता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो जब भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करना हो तो आप इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज कर सकते हो। इसके हेल्प से दो तीन जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में हेल्प करता है। मींस जैसे अभी तक आपने ऑब्जेक्ट का क्या यूज किया है, ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस है आप मेंबर को कॉल करने के लिए। जैसे आपने जो भी मेंबर फंक्शन बनाया उसको आप कॉल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अब आपसे ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हेल्प से आप इसमें
दो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैनिपुलेशन अप्लाई कर सकते हो, यानी एडिशन कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, तो दो ऑब्जेक्ट को आप ऐड करने जा रहे हो तो कैसे ही परफॉर्म करेगा, इस चीज को आप कहाँ डिफाइन कर सकते हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। तो इसका जो मेजर एडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में हेल्प करता है। और सबसे जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इफिशियंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट था पहले क्या था, इसका मेन पर्पस ऑब्जेक्ट का यूज था सिर्फ मेंबर को कॉल करने के लिए। अब इसकी जो इफिशियंसी है, वर्किंग मॉडल है, वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो, डेटा इनकैप्सुलेशन को भी आप मेंटेन रख सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, ये आपको राइट करना चाहिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रोग्राम आपको राइट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि ये 5 की जगह 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम राइट कर देना चाहिए। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है मेमोरी डी एलोकेशन। मेमोरी डी एलोकेशन का मतलब है कि सी प्लस प्लस में किस तरह से मेमोरी एलोकेट किया जाता है और डी एलोकेट किया जाता है। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बताना है, समझाना होता है। ओके, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट बनाते हो, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, डायनामिक ऑब्जेक्ट होते हैं। डायनामिक ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड से स्पेस एलोकेट करते हैं और डिलीट कीवर्ड से हम लोग स्पेस को डिलीट करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना आप लोग, आपको यही राइट करना है। तो अभी इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। इसमें देखो एग्जांपल देना है, कंप्लीट एग्जांपल, यानी पूरा प्रोग्राम लिखोगे। सिंपल इसमें सिंटेक्स लिखोगे, थ्योरी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास में यहाँ पे बना लेता हूँ पिक्स के नेम से, और ये मैंने यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। ये वेरिएबल का मॉडिफायर क्या होगा, प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है, पिक्स, और इस पिक्स के अंदर ए की वैल्यू को मैंने 10 इनिशियलाइज कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि इसको प्रिंट भी कर दे स्क्रीन पे, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया वैल्यू इक्वल टू ए को मैंने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर क्लोज कर लो। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा आप सबको कि मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। ओके, अब यहाँ पर एक और डिस्ट्रक्टर मैं बना लेता हूँ। डिस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर ये बनाया है, और यहाँ पर ए की वैल्यू को मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया है। और ये जस्ट मैं समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूँ, ऐसा आप नहीं पूछ सकते कि आपने ए की वैल्यू 0 क्यों किया, 10 क्यों किया। ये इसका मेन पर्पस है, मैं आपको ये बताऊं कि मेमोरी स्पेस एलोकेट कैसे होता है और डी एलोकेट कैसे होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वैल्यू और इक्वल्स टू क्या लिखा है, ए, और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्लास को भी क्लोज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन। यस, मेन में आप लोग, यस, मेन का फॉर्मेट जैसे लिखते हो इंटीजर वॉइड, वो आप लोग डिसाइड करो। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, देखना पिक्स, और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है पॉइंटर बी इक्वल्स टू न्यू पिक्स। ये है आपका मेमोरी एलोकेशन। जैसे न्यू कीवर्ड बनाओगे, अभी आप इस प्रोग्राम को रन करो तो जानते हो स्क्रीन पे क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ ये आउटपुट आएगा, वैल्यू इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर रन हो रहा होगा अभी इस सिचुएशन में। डिस्ट्रक्टर रन नहीं होगा। डिस्ट्रक्टर कब रन होगा, जब इसको आप डिलीट करोगे। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर दिया डिलीट, और ये आप यहाँ पर बी पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो आपको राइट करना है इस तरह से। तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट एलोकेट किया, तो जो भी स्पेस इसने एलोकेट किया होगा उस स्पेस को इसने फिर रिलीज कर दिया। इसको आप दोबारा यूज कर सकते हो, दोबारा फिर से आप चाहो तो फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दोबारा फिर से नया वो मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, डी एलोकेट करेगा। तो मेमोरी डी एलोकेशन का बेनिफिट होता है कि आपने पहले एलोकेट किया, इसका यूज कर लिया, और जब उसका यूज हो जाए तो उसको आप रिलीज कर सकते हो, फ्री कर सकते हो। यही है आपका रिलीज ऑपरेशन या डी एलोकेशन। तो इस तरह से सी प्लस प्लस में मेमोरी स्पेस को डी एलोकेट और डी एलोकेट किया जाता है। मैंने इसमें एलोकेट भी बता दिया क्योंकि डी एलोकेट बताना था, तो जब तक एलोकेट नहीं करोगे तब तक वो डी एलोकेट नहीं होगा। अभी जो प्रोग्राम मैंने लिखा है सिंपल प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो, डजेंट मैटर। मेरा मेन फोकस आपको यहाँ पे करना है कि स्पेस एलोकेट कैसे होता है और डी एलोकेट कैसे होता है, ये आप लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा। प्रोग्राम में आपने क्या लिखा है, डजेंट मैटर। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। चलिए, तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में आपको इसका वर्किंग समझाना है, गो टू स्टेटमेंट का, और आपको ये भी बताना है कि ऊप्स के कौन कौन से रूल्स का ये वायलेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंपल एग्जांपल से इसको समझा लो। आप यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, इसमें आप यूजर से एंट्री करवा लो, सी आउट एंटर नंबर। ठीक है, और इसमें मैंने एक नंबर एंटर कर दिया ये। अब देखो मैंने इसका एक लेवल डिफाइन करता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट तरीका ये है, आपको एक कोई भी
वर्ड यूज करना है और इसके साथ एक कॉलन अटैच करना है, ठीक है, कॉलन यहाँ पे प्लेस करना है, सेमी कॉलन नहीं है, ये ध्यान रखना। और यहाँ मैंने कंडीशन चेक किया, इफ ए लेस देन 20, कुछ भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। गो टू, और क्या किया मैंने, गो टू पिक्स। इसका मतलब ये है कि यदि एक कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा कर्सर यहाँ पिक्स लेवल पे जाएगा और यहाँ से फिर से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद अदरवाइज मैंने यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया है सी आउट, और यहाँ पर मैंने लिखा है वैल्यू प्रिंट कर दिया है किसकी, ए की, ठीक है, ए की वैल्यू मैंने यहाँ प्रिंट करवा लिया। प्रोग्राम को क्लोज करो। यस, यदि आपने यहाँ पर इंटीजर किया है तो यहाँ रिटर्न लिखोगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बार बार मत पूछिए, मैंने पहले ही बताया हुआ है। ओके, तो ये देखो, तो ये सिंपल प्रोग्राम, इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें जैसे ही यूजर कोई नंबर एंटर करता है, कंडीशन जब भी मैच होगा तो ये इसको अचीव करेगा, यानी बार बार वो लेवल पे कर्सर जाएगा और यहाँ से एग्जीक्यूशन फिर रिपीट होगा। ये रिपीटेशन कंटिन्यूअसली, जैसे लूप का रिपीटेशन होता है वैसे रिपीटेशन होगा। तो ये तो हो गया इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, आप इसको इस तरह से समझा सकते हो। अब इसमें देखो जो मेन उप्स के रूल्स होते हैं ना, इसका वायलेशन करता है, आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना चाहिए। डेटा एनकैप्सुलेशन रूल का वायलेशन करता है, इसमें डेटा एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन को भी इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। ये यदि ये वाला कॉन्सेप्ट आप कहीं भी यूज करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको होगी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इसमें होता है आपका, जैसे मान लो मैं कोई मॉड्यूलर प्रोग्राम करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को ये डिक्रीज कर देता है, यानी मॉडुलर प्रोग्रामिंग अप्रोच में ये इश्यूज क्रिएट करता है। मॉडुलर प्रोग्रामिंग का मतलब है जैसे एक प्रोग्राम को कई मॉड्यूल्स में, एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकता है, या एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो जहाँ पे मॉडुलर प्रोग्रामिंग हम लोग यूज करते हैं वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो इन तीनों टर्म्स को आप एक्सप्लेन कर दो, ये आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट कंटेनर का यूज करके बताना है। ये प्री डिफाइंड लिस्ट ऑलरेडी पहले से बने होते हैं, कंटेनर्स, एल्गोरिदम एंड आइटरेटर, ये प्री डिफाइंड लिस्ट है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है एक एग्जांपल से आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन से बताने की कोशिश किया है, ये आप हेडर फाइल है, याद रखना। देखो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है और इसमें जो लिस्ट ऑलरेडी लिस्ट डेटा टाइप अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ऑलरेडी पहले से बने होते हैं। इसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है LST, ठीक है। इसका डेटा, इसमें मैं इंटीजर वैल्यू पास करूंगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इंटीजर इसका जेनरिक डेटा टाइप पास कर दिया है। ओके, अब इस इंटीजर यानी लिस्ट के लिए हमने एक आइटरेटर डिफाइन किया है। पी हमारा एक वेरिएबल है, इसको आइटरेटर कहते हैं, यानी इसके हेल्प से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे पी और यहाँ पर फर्स्ट डॉट, ये जो फर्स्ट हमने डिफाइन किया था लिस्ट है बेसिकली LST, तो इसके बिगनिंग करना है। जैसे आप लूप में 0 से बिगिन करते हो तो इसका जो बिगनिंग है फंक्शन बने हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली ये 0 वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, और एंड का मतलब जो लास्ट में जो एलिमेंट होगा वहां तक जाएगा। और ये सिंपल लूप की तरह वर्क करता है, यानी आइटरेटर बेसिकली लूप होता है, लूप वेरिएबल ही होता है जो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ये पॉइंटर के हेल्प से डेटा को इनपुट करता है। तो सिंपल बिगिन फंक्शन यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस लिस्ट के अंदर, इन सबको डिस्प्ले करने के लिए मैंने यूज किया है। अब इसको मैं कॉल करके बताता हूँ मेन में कैसे कॉल किया है। देखो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिया है, लिस्ट का नेम आप कुछ भी ले लो, मैंने list2 लिया है, और इसमें मैंने 1 to 5 नंबर मुझे पास करना है। इस लिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए पुश बैक फंक्शन ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। आई की वैल्यू क्या है 1 to 5, तो 1 to 5 एक एक करके नंबर लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और ये वाला लिस्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया है डिस्प्ले में। तो ये लिस्ट जैसे भी यहाँ पास करोगे डिस्प्ले में, ये बिगनिंग से लेकर एंड तक हर एक एलिमेंट को ये क्या करेगा, एक एक करके डिस्प्ले करेगा। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने बताया, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। इसमें मैंने लिस्ट कंटेनर लिस्ट का भी यूज कर लिया है, आइटरेटर का भी यूज कर लिया है, और ये जो एल्गोरिदम इसको कहते हैं, एंड है बिगिन है एल्गोरिदम इसको कहते हैं। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि लिस्ट कंटेनर या एल्गोरिदम का यूज करो या आइटरेटर का एग्जांपल दो, तो ये वाला एग्जांपल आप लोग याद रखना। तीनों में से कोई भी टॉपिक आता है, क्या क्या मैंने बताया, लिस्ट बताया मैंने, लिस्ट कंटेनर, आइटरेटर या और एल्गोरिदम, तो इन सब का मैंने यहाँ पर टर्म्स यूज कर लिया है। तो इन तीनों में से कोई भी टॉपिक आता है और एग्जांपल पूछा जाता है, ये वाला आंसर आप लिख सकते हो। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रक्टर का रोल बताना है और आपको एक प्रोग्राम राइट करना है, यानी प्रोग्राम के हेल्प से ही आपको इसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी स्पेशल मेंबर है जिसको क्लास के नेम से डिफाइन किया जाता है, बट इसको ये टिल्ड साइन के द्वारा डिक्लेयर करते हैं, और ये अपने आप कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग डिलीट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसमें जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था प्रोग्राम, उसके हेल्प से भी राइट कर सकते हो।
अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। और यहाँ देखो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है फिक्स, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है सी आउट। ये क्या है? ये एक कंस्ट्रक्टर है। आप लिख लो, यहाँ मैसेज राइट कर लो, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, व्हाटएवर जो भी चाहिए मैसेज वो आप यहाँ पे राइट कर लो। अब मैंने एक और डिस्ट्रक्टर बनाया है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? ये देखो टिल्ड साइन आप एक्सप्लेन करो, और यहाँ पर मैंने मैसेज में राइट कर लिया है व्हाट? डिस्ट्रक्टर। ये देखो ये डिस्ट्रक्टर मैंने राइट कर लिया है। और यहाँ अब आप इसको क्लास को क्लोज करो और इसको मेन में आप कॉल करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को डिलीट भी करना है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट बनाओगे आप? डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो पिक्स का मैंने एक डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाया, ओ बी इक्वल्स टू न्यू, और ये देखो यहाँ पर पिक्स मैंने बना लिया। अब ये जैसे ही कंस्ट्रक्टर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या हुआ होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा ऑटोमेटिकली, ये वाला। और जैसे ही इसको डिलीट करोगे, डिलीट मैं यहाँ पे करूँ वो भी, तो ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर डिलीट करूंगा, तो अपने आप ये जो डिस्ट्रक्टर है वो रन हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्टर का मेन रोल है कि जब आप ऑब्जेक्ट डिलीट करो, तो कुछ कोडिंग यहाँ पर जो भी कोडिंग आपने किया हुआ है, जस्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है, वो कोडिंग तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप इसको डिलीट करोगे। तो मेन पर्पस यही है कि ऑब्जेक्ट को डिलीट करते समय हमें कोई टास्क इंप्लीमेंट करना है, तो उस केस में हमें डिस्ट्रक्टर यूज करना चाहिए, ठीक है। और जब कंस्ट्रक्टर का कब यूज करते हैं? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आपको किसी टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो उसकी कोडिंग कंस्ट्रक्टर में करोगे, और जब डिलीट करते समय उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसकी कोडिंग डिस्ट्रक्टर में करेंगे, ओके। इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कुछ रूल्स आपको राइट करना है। इसमें प्रोग्राम राइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल रूल्स यहाँ पे राइट कर दिए हैं। आपको जो भी इजी लगता है, इसमें 5 to 6 रूल्स जरूर एग्जाम में आप राइट करोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन, गुड। देखो इस क्वेश्चन में डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन का डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने सबसे पहले यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन को डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर दिया है। सिंपल वे में आप इसको राइट कर सकते हो। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल। यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, जो बैकग्राउंड डिटेल्स होते हैं, उस डिटेल्स को हाइड किया जाता है, और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, इसेंशियल डिटेल्स है, उस डिटेल्स को हाईलाइट किया जाता है, यानी सेलेक्ट किया जाता है। बेसिकली ये फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर दिया जाता है, यानी इसका जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो हमारे से हाइड होता है, यानी यूजर को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखाई देता है, और उसके हेल्प से वो टास्क को परफॉर्म करता है। यानी समझ में आ गया होगा, ये टास्क क्या हो रहा है इस चीज पे फोकस किया जाता है, कैसे हो रहा है, हाउ, इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता है। बट डेटा एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, इसके साथ साथ एक बाइंडिंग प्रोसेस होता है, जिसमें ये भी डिफाइन किया जाता है कि जो क्लास के अंदर आपने एट्रीब्यूट्स बनाया, एट्रीब्यूट्स का मतलब है जो डेटा मेंबर्स आप डिफाइन करते हो और फंक्शन आप डिफाइन करते हो, तो इस डेटा मेंबर और फंक्शन के बीच जो एक्सेसिबिलिटी होता है, यानी एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं। जैसे आपने प्राइवेट मेंबर आपने डिफाइन किया होगा, पब्लिक मेंबर आप डिफाइन करोगे, प्रोटेक्टेड मेंबर डिफाइन करोगे, तो इस एक्सेसिबिलिटी को भी इसमें डिफाइन किया जाता है बाइंडिंग प्रोसेस करते समय। तो ये एक एक्सेसिबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन को भी प्रोवाइड करता है डेटा एनकैप्सुलेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बाइंडिंग प्रोसेस है जिसमें बताता है कि आप डेटा मेंबर को किस तरह से एक्सेस करोगे, या फंक्शन मेंबर को किस तरह से एक्सेस करोगे, इसकी एक्सेसिबिलिटी पे भी फोकस किया जाता है। और इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इस चीज पे फोकस करता है। यानी सिंगल स्टेटमेंट में कह सकते हो, इसमें इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाता है, और इसमें इंप्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं किया जाता है, राइट। अब इसका एक एग्जांपल देना है, तो देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा एडवांस एग्जांपल देने का कोई फायदा नहीं है। आप इसमें एक सिंपल सा कोई भी आप एक क्लास डिफाइन कर लो, और इस क्लास में कुछ प्राइवेट मेंबर आप डिफाइन कर लेना, और कुछ आप पब्लिक मेंबर आप डिफाइन कर लेना, यानी एक दो फंक्शन आप इसमें बना देना, और प्राइवेट मेंबर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना, और फिर इसका इंप्लीमेंटेशन करके आप दिखाओगे, यानी मेन में इसको एग्जीक्यूट करके आप दिखाओगे। यानी आपको कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है। मैंने सिर्फ सिंटेक्स बता दिया है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोगों ने किया होगा, या इसी क्वेश्चन पेपर में मैंने कोई प्रोग्राम बनाया होगा, तो उसको यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो कोई भी क्लास का प्रोग्राम बनाते हो, तो इसमें डेटा एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन याद रखना इसमें प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर होना चाहिए, तभी वो इनकैप्सुलेशन आपका कंप्लीट माना जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो।
देखो इस क्वेश्चन में आपको एक प्रोग्राम राइट करना है सी प्लस प्लस का, और जिसमें एक नंबर इनपुट करोगे और आपको ये फाइंड करना है कि ऑड नंबर है और इवन नंबर है। देखो इससे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता सी प्लस प्लस में। आपने ऐसे क्वेश्चन सी लैंग्वेज में भी आपने किया होगा, और देखो सी प्लस प्लस में भी ऐसे क्वेश्चन है। तो आप इसमें नॉर्मल प्रोग्राम मेन से आप बना सकते हो, या आप चाहो तो क्लास भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। बट इसमें आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, एक नंबर यूजर से इनपुट करना है, और उस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, और उसका आप क्या करोगे, मॉडुलस कैलकुलेट करोगे। यदि ये 0 है तो आपको प्रिंट कर देना है कि ये इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप लोग इसको जरूर करोगे। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। इसका डेफिनेशन आप सबसे पहले राइट करोगे। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर, मींस कौन सा डेटा मेंबर कहां एक्सेस होगा, इस चीज को ये डिफाइन करता है। इसके 3 टाइप्स है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, प्राइवेट मेंबर सिर्फ क्लास के अंदर कॉल होता है, जिस क्लास में आपने इसको डिफाइन किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर ए को प्राइवेट मेंबर डिफाइन किया हुआ है, देख रहे हो, तो आप इसको ए वेरिएबल को सिर्फ बिक्स क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड मेंबर है, ये प्रोटेक्टेड मेंबर सेम क्लास में भी यूज हो सकता है, और इनहेरिटेंस क्लास में भी हो सकता है, डिराइव क्लास में भी हो सकता है। और ये जो पब्लिक मेंबर है, इसको आप कहीं भी कॉल कर सकते हो। तो इसको एक ऐसे छोटे से एग्जांपल से आप इसको समझा सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को आपको एक्सप्लेन करना है, और साथ में एग्जांपल भी आपको बताना है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन करते हो एक ही क्लास के अंदर, बट उसके आर्गुमेंट सिग्नेचर अलग अलग होने चाहिए। आर्गुमेंट सिग्नेचर का मतलब है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होंगे, या उस आर्गुमेंट का डेटा टाइप अलग अलग होगा। जैसा कि आप देख सकते हो इस एग्जांपल में, मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें कोई भी आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया है। और एक और दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें 2 आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है, देख रहे हो आप यहाँ पर, ये 2 आर्गुमेंट मैंने पास किया हुआ है। तो यही था नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यानी यहाँ पर डिफर हो रहा है, देख रहे हो, इसमें 0 आर्गुमेंट है यानी कोई आर्गुमेंट नहीं है, और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, तो ये डिफर होना चाहिए, या इसका डेटा टाइप डिफर होना चाहिए। अब इसमें इस कंस्ट्रक्टर में देखो, मैंने ए और बी को डायरेक्टली इनिशियलाइज किया है, और इसमें आर्गुमेंट से इनिशियलाइज किया है। और अब देखो, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाते ही ओबी बताना है, ये किसको कॉल करेगा, ओबी किसको कॉल करेगा, ओबी कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। देखो क्योंकि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी आपने आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आप फिक्स बनाओगे, ये वाला कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा, मेमोरी के अंदर कॉल हो जाएगा। और उसके बाद जब ओबी के साथ आप सम को कॉल करोगे, तो बताना ये सम कौन से वैल्यू को सम करेगा, ए और बी में यहाँ कौन सी वैल्यू आएगा, बताना, ये वाली वैल्यू आएगा, ए और बी। यानी इसका आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, ये 15 को डिस्प्ले करेगा। ओके, और अगेन जब ओटी ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन किया, तो इसमें 2 आर्गुमेंट आपने पास किया है, तो ये सर्च करेगा, दो नंबर ऑफ आर्गुमेंट जिसमें 2 होगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा, यानी मैचिंग कंस्ट्रक्टर को सर्च करेगा। तो देख रहे हो, ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। इसमें ए की वैल्यू आपने 20 पास किया है, और बी की वैल्यू 30, ये ए और बी में स्टोर हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर इसको जब आप सम करोगे ओटी के साथ, तो बताओ क्या सम करेगा, ये 20 प्लस 30, यानी इस केस में ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, 50 प्रिंट करेगा। देखा आपने, तो इस तरह से मैंने एक सिंपल एग्जांपल के हेल्प से आपको ये बताया है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखने चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके।